नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्षमा प्रार्थी हूँ। कल के अंक में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण आप वीडियो का आनंद जो है ढंग से नहीं ले पाए होंगे। भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी तकनीकी कोई समस्या ना आ पाए। दोस्तों, आज के अंक में फिर से हम सीएए की ही चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या सीएए का कानून जो है पूरे देश में लागू हो पाएगा, इसके साथ ही कि इस कानून से किन लोगों को फायदा होने वाला है, और तीसरी कि क्या नोटिफिकेशन के पश्चात भारत सरकार ने जिन लोगों को इससे फायदा होने वाला है उसके लिए कुछ और सहूलियतें प्रदान की है। और अंत में दोस्तों, सीएए के तहत जो राजनीतिक प्रपंच पूरे देश में हो रहा है, क्या कोई राज्य सरकार अपने राज्य में सीएए को लागू होने से रोक सकती है, और साथ ही कि जो अभी बहुत सारे दोगलापन कहना तो गलत होगा, जो विरोधाभासी खबरें आ रही हैं कि कुछ राजनीतिक दल ने पहले क्या कहा था, पहले किस चीज की मांग कर रहे थे और अब वो अपने वादे से पीछे क्यों मुकर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सीएए कानून जो वो नहीं ला पाए और भाजपा सरकार जो है वो इसको ले आई, और सिर्फ ले ही नहीं आई, अब जो है उसको क्रियान्वित भी कर रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि 11 मार्च से पूरे देश में सीएए कानून लागू हो गया है, और भी बहुत सारी गलतफहमियां जो है कुछ राजनीतिक दल, कुछ एनजीओ और कुछ समाचार पत्र के तथाकथित पत्रकारों के द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। इन सब का निवारण करने हेतु इस वीडियो का निर्माण किया गया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि देश के किस क्षेत्र में ये कानून लागू नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ ये भी है कि ये कानून जो है, जिसको कहा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, वैसा नहीं है। कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहां पर यह कानून अभी तत्काल लागू नहीं हो पाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि कभी नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं पहले कि वो क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि संविधान में 6ठी अनुसूची की बात की गई है। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के कमोबेश सभी राज्य आते हैं। तो इन राज्यों में जहां पर भी स्वायत्त परिषद, ऑटोनॉमस बॉडी का गठन जो है संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत किया गया है, उन इलाकों में इस कानून को अभी लागू नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताऊं कि ये 6ठी अनुसूची वाले राज्य कौन कौन हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है असम है, उसके बाद में मेघालय है और त्रिपुरा है। इन राज्यों में बहुत सारे जो है ऑटोनॉमस बॉडी जो है बनाई गई है, जैसे कि आपको पता है कि आरबी ओंगलोंग, उसके बाद में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल परिषद है, और भी कई सारी परिषदें इस तरह की बनाई गई हैं, जिसके कारण इन राज्यों में बिना इन परिषदों के अनुमति के सीएए कानून लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह की परिषदें जो हैं वो मेघालय में भी हैं, और त्रिपुरा के भी कुछ भाग में इस तरह की परिषदें हैं, या उससे मिलता जुलता कोई ना कोई संगठन इन सब जगहों पे है। तो इन सब जगहों पे ये कानून तुरंत लागू नहीं हो पाएगा। दूसरा, 6ठी अनुसूची के तहत ही कुछ जगहों पर आपको यात्रा करने के लिए, आप भारतवासी हो चाहे विदेशी हो, हर किसी को इन राज्यों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। तो जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है, ये राज्य हैं मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और बस इतने एक और राज्य है। 4 राज्य हैं जिनमें इनर लाइन परमिट की जरूरत आपको पड़ती है। तो जिन राज्यों में भी इनर लाइन परमिट की जरूरत आपको पड़ती है, उन राज्यों में आप बिना इन राज्यों की सहमति के आप जो है सीएए कानून को लागू नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कभी लागू नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना यह है केंद्र सरकार को कि इसके लिए इन परिषदों, इन राज्यों से आपको पहले अनुमति लेनी होगी, तब आप इन राज्यों में सीएए कानून को लागू कर सकते हैं। ये सभी क्षेत्र मूलतः आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, और आदिवासियों की संस्कृति, उनके जो कायदे कानून हैं, उनको बनाए रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो भविष्य में वहां भी अगर इस तरह की समस्या उठेगी
और समस्या उठ रही है। जैसे कि मणिपुर में जो है वायलेंस हो रहा है, वहां पर भी समस्या यही है कि वहां पर बहुत सारे लोग जो है म्यांमार से आ गए हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी भी वहां पर जाकर के बस रहे हैं, और ये घुसपैठ की समस्या कमोबेश सभी राज्यों की है। तो आज न कल वहां भी सीए कानून लागू करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जिन राज्यों में स्वायत्त परिषद है, तो स्वायत्त परिषद जहां पे ऐसा तो है नहीं कि वहां पे घुसपैठ नहीं हो रहा है, तो जहां भी घुसपैठ हुई है, होने की संभावना है, वहां आज नहीं तो कल ये कानून लाना ही पड़ेगा। दोस्तों, 11 मार्च को जो नोटिफिकेशन किया गया है उसमें नया क्या है? उसमें बहुत कुछ नया है। उस नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो एक पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। अर्थात आप देश के किसी भी भाग में शरणार्थी के रूप में जी रहे हैं, आप वहीं से किसी भी, आपके पास अगर कंप्यूटर है, फोन है, या फिर आप प्रज्ञा केंद्र जाकर के अपने को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं और नागरिकता पा सकते हैं। जब आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे तो भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो आपके फॉर्म की जांच करेंगे। उसके बाद में अगर आप योग्य हुए तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। साथ ही एक और सहूलियत प्रदान की गई है। ये सबके सब जो लोग यहाँ पे आए हैं, खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश से, वो सबके सब दबे कुचले हुए लोग हैं। ये किसी तरह से झूठ बोलकर भारत का वीजा पाते हैं कि हमें कुंभ के मेले में जाना है, हमको काशी दर्शन के लिए जाना है, या कोई हमको माने किसी भी तरह का एक बहाना बना करके कि हम जो है इस कार्य से जा रहे हैं। इनको अधिकतम 1 महीना का वीजा मिलता है और ये किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके जब भारत आ जाते हैं, अब इनके पास लौटने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ये क्या करते हैं कि जहां भी जाते हैं वहां पर 1 महीना बाद जाकर के जो वहां पर स्थानीय रूप से फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहां पे जाकर के बताते हैं कि साहब अब हम यहाँ से लौट नहीं सकते। तो उनको एक रसीद दी जाती है। उस रसीद में जिस दिन ये वहां पे जा करके इन्फॉर्म करते हैं कि मैं अब लौटना नहीं चाहता हूं, उस दिन का डेट होता है और वो इनको दे दिया जाता है। तो भारत सरकार ने किया क्या है कि अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो वीजा भी नहीं होगा, या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में नहीं है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस का जो आपके पास में रसीद है, आप उसको जमा कर सकते हैं और उसको भारत सरकार मान लेगा। आपको और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। साथ ही इसके साथ एक और भी चीज की है, आपको सिर्फ 2 ही चीज प्रूफ करना है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। तो स्वाभाविक है कि जिस दिन आप ये रसीद कटवाते हैं तो आप उसमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैं किस देश से आया हूं, और दूसरा कि आप कितने दिनों से भारत में निवास कर रहे हैं, वो भी इसी रसीद से पूरा हो जाता है। जो आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास में है, अगर किसी के पास में है, तो उसको नागरिकता इस कानून के तहत दी जाएगी। और चूंकि ऑनलाइन है तो आपको कोई समस्या नहीं, आपको कहीं धक्का नहीं खाना है, किसी ऑफिस में नहीं जाना है, किसी को जो कुछ पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि बिना चढ़ावा के तो भारत में कुछ होता नहीं है। तो इन सबसे बचाने हेतु ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी व्यवस्था जो है भारत सरकार ने की है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे भ्रम राज्य सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और कुछ तथाकथित पत्रकारों के द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। ये है भ्रम की कुछ राज्य सरकारें इसको अपने क्षेत्र में, अपने राज्य क्षेत्र में इसको लागू नहीं होने देगी। इसमें से मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु की सरकारें हैं। इन लोगों का कहना है कि हम अपने क्षेत्र में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों, चुनाव का समय है, बातें हैं, बातों का क्या, आपको जो मन करे वो आप कहिए, लेकिन क्या ये संभव है? सीए कानून संसद द्वारा पारित किया गया है, केंद्र सरकार का कानून है। क्या कोई राज्य संवैधानिक रूप से इन कानूनों की अवहेलना कर सकती है? दोस्तों, उत्तर है नहीं। कोई भी राज्य सरकार अगर ऐसा करती है तो ये मान लिया जाएगा कि वो देश के संविधान और देश के कानून के खिलाफ जाकर के ये काम कर रही है। ये अपने लोगों को, अपने वोटरों को लुभाने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। कानूनन आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ केंद्र सरकार स्वतंत्र है किसी भी तरह के संवैधानिक कदम उठाने के लिए। अब इसमें संवैधानिक कदम क्या हो सकता है कि आपको 356 के तहत आपके राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए,
या फिर आपको घसीट करके सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाए और वहां सुप्रीम कोर्ट से आपकी कान ऐंठवा करके ये व्यवस्था की जाए कि आप जो है ये कानून को अपने राज्य में लागू करें। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार को यह अंदेशा नहीं था, केंद्र सरकार को पहले से पता था कि कुछ राज्य सरकारें ऐसी हरकत अवश्य करेगी। इसीलिए दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जहां पर कि आपको सिंपली इतना सरलीकरण कर दिया गया, जो मैं पहले भी आपको भी बताया हूं कि आप सिर्फ जो है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस का जो है वो जो रसीद है, सिर्फ आप उसको लेकर के आपको कहीं किसी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एफिडेविट फाइल करने की जरूरत नहीं। आप ऑनलाइन मान लीजिए कि आपको वेस्ट बंगाल में वहां की सरकार प्रताड़ित कर रही है कि हम इसको नागरिकता नहीं प्रदान करेंगे या नहीं लेने देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप जाइए अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप या किसी भी जहां पे ऑनलाइन व्यवस्था वहां पे जाकर के आप सिंपली अपना फॉर्म भर लीजिए। अर्थात राज्य सरकार की इसमें भूमिका नगण्य कर दी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार को पता था कि ये वोट लोभी ये वोट के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार को बाध्य होकर के करना पड़ा। और दोस्तों इस तरह के कदम का स्वागत करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है, जिससे कि दलित, पिछड़े, गरीब, जिनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको कम से कम वैधानिक रूप से भारत में रहने का वैधानिक रूप से रहने का अधिकार मिल जाएगा, और वो भी इस देश के विकास में या इस देश के सुख दुख में पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका को अदा कर पाएंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है दोस्तों। अब भांति भांति की दोस्तों भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस पूरे दुनिया भर के हिंदुओं को आमंत्रित किया जा रहा है भारत में बसने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश का जो करीब 1.25 करोड़ के लगभग हिंदू आज भी वहां बने हुए बांग्लादेश में, उनको आमंत्रित किया जा रहा है इस कानून के तहत। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति 2014 दिसंबर के पहले यहां पे आ चुका है, सिर्फ उनको ही इसके तहत नागरिकता मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि ये कौन है। मान लिया जाए कि ये हिंदू हैं या सिख हैं या और भी किसी ईसाई हैं, ये जो भी हैं ये सब के सब कमोबेश कुछ एक को छोड़ करके दलित समुदाय से आते हैं। यही कारण है कि चाहे वो मजनू का टीला हो दिल्ली का, या राजस्थान के कुछ भाग हो, या बांग्लादेश का कुछ भाग हो, इन सब जगहों पे हर्ष का माहौल है, उत्सव का माहौल है। यहाँ लोग खुशियां मना रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में जो है, जो मुख्य रूप से इससे फायदा पाएंगे वो है नामशूद्र, उसके बाद में है राजवंशी, उसके बाद में है मतुआ समाज। ये सबके सब दलित वर्ग से आते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा दलित वर्ग को ही मिलेगा। इसी तरह से जो राजस्थान में है वो या तो भील आदिवासी समूह के लोग हैं, या फिर भंगी हैं, या फिर दलित समुदाय के किसी अन्य कार्य को करने वाले लोग हैं। दोस्तों बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब भारत का विभाजन हुआ था, जब भारत से निकल के लोग उस समय के नवनिर्मित पाकिस्तान की ओर मूव कर रहे थे, यहाँ के मुसलमान, उसी समय जो आज का पाकिस्तान है, उन क्षेत्रों में जो अमीर हिंदू थे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, वो सबके सब जो है भारत आ रहे थे। चाहे वो पंजाब का हिस्सा हो, दिल्ली का हिस्सा हो, और पूरे देश में कमोबेश आप कहीं भी जाइएगा तो आपको या तो रिफ्यूजी कॉलोनी या फिर रिफ्यूजी मार्केट, इस तरह की कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ये सब वही लोग हैं जो उस समय जो अमीर वर्ग के लोग थे वो तो आ गए, लेकिन जो दलित था, जो गरीब था, जिसके पास कोई साधन नहीं था, और उसके लिए कि भाई यहाँ क्या और वहां क्या, सब जगह उनके लिए एक ही स्थिति होने वाली थी, इसलिए वो वहां से मूव नहीं कर पाए। जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, वहां से वो भारत नहीं आ पाए। लेकिन बाद में जिन नारकीय स्थिति का उनको सामना करना पड़ा, जिस तरह से उनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया, उनके लिए वहां पे जीवन बसर करना लगभग मुश्किल हो गया। इसलिए जो बहुत सारे लोग जो चीख चिल्ला रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक वर्ग को मिलने वाला है तो वो है दलित समुदाय के लोग। उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ अपना खो चुके हैं, और तब वो यहाँ पर आए हैं, और उनसे हमको सहानुभूति रखना चाहिए। मुझे तो दुख होता है कि ये मानवता का कानून है, इन समूहों को
जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, ये जिस देश से भी आ रहे हैं, वहां के जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनसे बचने का ये एक तरह से शील्ड है। ये सीएए कानून जो एक तरह से उनको उनके बचाव का शील्ड है। तो लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? उनको ये समझना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आवेंगे वो इस्लामिक कट्टरपंथियों से बचकर आवेंगे। होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं उस समुदाय को आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमें दुख है कि हमारे धर्म के लोगों द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हम इन दलित भाइयों के साथ, इन सिख भाइयों के साथ, इन हिंदुओं के साथ, इन ईसाइयों, बौद्ध, जैन सबके साथ में हम खड़े हैं और हम स्वागत करते हैं कि भारत सरकार इनको बचा करके वहां से यहाँ पर ला रही है। लेकिन दोस्तों राजनीति तो राजनीति है, इसका विरोध हो रहा है। अब भांति भांति की दोस्तों भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस पूरे दुनिया भर के हिंदुओं को आमंत्रित किया जा रहा है भारत में बसने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश का जो करीब 1.25 करोड़ के लगभग हिंदू आज भी वहां बने हुए बांग्लादेश में, उनको आमंत्रित किया जा रहा है इस कानून के तहत। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति 2014 दिसंबर के पहले यहां पे आ चुका है, सिर्फ उनको ही इसके तहत नागरिकता मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि ये कौन है? मान लिया जाए कि ये हिंदू हैं या सिख हैं या और भी किसी ईसाई हैं, ये जो भी हैं ये सबके सब कमोबेश कुछ एक को छोड़ करके दलित समुदाय से आते हैं। यही कारण है कि चाहे वो मजनू का टीला हो दिल्ली का, या राजस्थान के कुछ भाग हो, या बांग्लादेश का कुछ भाग हो, इन सब जगहों पे हर्ष का माहौल है, उत्सव का माहौल है। यहाँ लोग खुशियां मना रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में जो है, जो मुख्य रूप से इससे फायदा पाएंगे वो है नामशूद्र, उसके बाद में है राजवंशी, उसके बाद में है मतुआ समाज। ये सबके सब दलित वर्ग से आते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा दलित वर्ग को ही मिलेगा। इसी तरह से जो राजस्थान में है वो या तो भील आदिवासी समूह के लोग हैं, या फिर भंगी हैं, या फिर दलित समुदाय के किसी अन्य कार्य को करने वाले लोग हैं। दोस्तों बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब भारत का विभाजन हुआ था, जब भारत से निकल के लोग उस समय के नवनिर्मित पाकिस्तान की ओर मूव कर रहे थे यहाँ के मुसलमान, उसी समय जो आज का पाकिस्तान है, उन क्षेत्रों में जो अमीर हिंदू थे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, वो सबके सब जो है भारत आ रहे थे। चाहे वो पंजाब का हिस्सा हो, दिल्ली का हिस्सा हो, और पूरे देश में कमोबेश आप कहीं भी जाइएगा तो आपको या तो रिफ्यूजी कॉलोनी या फिर रिफ्यूजी मार्केट, इस तरह की कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ये सब वही लोग हैं जो उस समय जो अमीर वर्ग के लोग थे वो तो आ गए, लेकिन जो दलित था, जो गरीब था, जिसके पास कोई साधन नहीं था, और उसके लिए कि भाई यहाँ क्या और वहां क्या, सब जगह उनके लिए एक ही स्थिति होने वाली थी, इसलिए वो वहां से मूव नहीं कर पाए। जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, वहां से वो भारत नहीं आ पाए। लेकिन बाद में जिन नारकीय स्थिति का उनको सामना करना पड़ा, जिस तरह से उनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया, उनके लिए वहां पे जीवन बसर करना लगभग मुश्किल हो गया। इसलिए जो बहुत सारे लोग जो चीख चिल्ला रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक वर्ग को मिलने वाला है तो वो है दलित समुदाय के लोग। उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ अपना खो चुके हैं और तब वो यहाँ पर आए हैं, और उनसे हमको सहानुभूति रखना चाहिए। मुझे तो दुख होता है कि ये मानवता का कानून है। इन समूहों को जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, ये जिस देश से भी आ रहे हैं, वहां के जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनसे बचने का ये एक तरह से शील्ड है। ये सीएए कानून जो एक तरह से उनको उनके बचाव का शील्ड है। तो लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? उनको ये समझना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आवेंगे वो इस्लामिक कट्टरपंथियों से बचकर आवेंगे। होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं उस समुदाय को आगे आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमें दुख है कि हमारे धर्म के लोगों द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हम इन दलित भाइयों के साथ, इन सिख भाइयों के साथ, इन हिंदुओं के साथ, इन ईसाइयों, बौद्ध, जैन सबके साथ में हम खड़े हैं और हम स्वागत करते हैं कि भारत सरकार इनको बचा करके वहां से यहाँ पर ला रही है। लेकिन दोस्तों राजनीति तो राजनीति है, इसका विरोध हो रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में कुछ भी राजनीति से
परे नहीं है। हर चीज, अच्छा बुरा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुछ भी हो, हर में राजनीति तो होना ही होना है। और ये कानून, इतना बड़ा कानून, इससे अछूता कैसे रह सकता है। जो मनमोहन सिंह 2003 में 18 दिसंबर को संसद में विपक्ष के नेता के रूप में खड़ा होकर के कहते हैं कि हमें सीए जैसा कानून की आवश्यकता है। आइए पहले आप मनमोहन सिंह को सुन लीजिए, उसके बाद में हम इस पे बात करते हैं। While I am on this subject, Madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to मनमोहन सिंह, जैसा कि आपने भी देखा दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हमें जो है हर हाल में बांग्लादेश और इन जगहों के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आज उनकी ही पार्टी कांग्रेस, वो जो है सीए का विरोध कर रही है। आपको दोस्तों कल के वीडियो मैंने बताया था कि गांधी ने भी कहा था कि हमें हर हाल में पश्चिम जो पाकिस्तान है, जो आज का वर्तमान का पाकिस्तान है, वहां के सिख और हिंदू बंधुओं को नागरिकता जो है देना चाहिए। इसी तरह से नेहरू जो है तत्कालीन असम के पहले जो मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बरदोई, उनको चिट्ठी लिखकर कहा था कि हमें किसी न किसी तरह से जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, मुसलमान नहीं, जो हिंदू हैं, जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनके लिए नागरिकता की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस समय संभव नहीं हो पाया। बाद में दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने अपने मुखपत्र में 2012 में कहा कि हमें इनके लिए किसी न किसी तरह के कानून की आवश्यकता है। सबने कभी न कभी पिछले 20-30 सालों में, या उससे भी पहले का, तो जब से देश आजाद हुआ तब से इस तरह की आवाजें उठती रही है। सबने ये माना है कि हमें कुछ न कुछ इन लोगों के लिए करना चाहिए, लेकिन किया किसी ने नहीं। अब जब भाजपा सरकार इसको कर रही है, जो उसने 98 के अपने जो उसका मैनिफेस्टो था, चुनावी मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उसमें स्पष्ट किया था कि हम जब भी सरकार में आएंगे, जब भी हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, हम जो है सीए जैसा कोई कानून लाएंगे। आज जब वो पूरा कर रही है तो ये राजनीतिक दलों की, अब इसको आप क्या कहेंगे, बलिहारी जाऊं कि अब जो है वो सबके सब जो है इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और हर हाल में घुमा फिरा करके भाजपा को जो है सांप्रदायिक पार्टी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें कुछ भी कॉमनल नहीं है। अब जो है सो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति तो अभी भारतीय राजनीति में एक ही आदमी है, स्वघोषित पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने आज क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। हमने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना कि केजरीवाल कह रहे हैं कि जितना
1947 में देश के विभाजन के समय जितने लोग यहाँ पर नहीं आए थे उससे ज्यादा शरणार्थी जो है इस ये कानून के तहत भारत में आ जाएंगे। अब इस व्यक्ति को क्या कहा जाए? अरे भाई, इस कानून में स्पष्ट रूप से कट आउट डेट रखा गया है, वो है 2014, 31 दिसंबर 2014। उसके बाद जो लोग आएंगे उनको इस कानून का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अरे पढ़े लिखे मूर्ख, कम से कम अब तो राजनीति के लिए इस तरह की बेवकूफी भरी बातें ना करो। इससे पहले इसी के सरकार का एक मंत्री था, उस मंत्री ने रोहिंग्याओं की पैरवी करते हुए न सिर्फ उनको घर देने के लिए, राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए, आधार कार्ड देने की बात की थी, उस समय उसने कहा था कि इनको नौकरी दिया जाए। और आज ये पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हमारे देश के नौजवानों की नौकरी चली जाएगी, गरीबों के लिए जो मकान बन रहा है वो उनको देना पड़ेगा, उनको जो भी सुविधाएं आज गरीबों के लिए वो सबके सब जो है, जो सीए के तहत यहाँ पर जिनको नागरिकता मिलेगी उनको देना पड़ेगा। अरे उनकी संख्या है कितनी? अगर पूरा अफगानिस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक बचे उनकी संख्या सिर्फ 122 है। अगर पूरे के पूरे को भी उठाकर ले आओगे तब भी इस देश में इस 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसी तरह से जो बांग्लादेशी हैं उनकी संख्या भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ पर जो 6 साल से रह रहा है उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है। अगर नौकरी खा रहा है तो 6 साल से खा रहा है, अगर तुम्हारा राशन खा रहा है तो भी वो कम से कम 6 साल से खा रहा है। और उनकी बात तुम क्यों नहीं करते हो, जो ऑलरेडी भारत में पिछले 20, 2, 3, 4 दशक से यहाँ पे रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, और तुम्हारे संसाधन, तुम्हारे देश के हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तुम चुप्पी साधे हुए हो। और तुम जो है इन लोगों को आधार कार्ड दिलवा रहे हो, राशन कार्ड दिलवा रहे हो, आयुष्मान कार्ड दिलवा रहे हो, वो सबके सब दिलवा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा वोट बैंक है। तुम इस थोक के भाव में मिलने वाले वोट के लिए देश से गद्दारी कर रहे हो। अभी इस भारत सरकार की कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो जेन्युइन है उनको वैध बनाया जाए, उनको वैध नागरिक बनाया जाए, जिससे कि उन पर न तो अवैध का ठप्पा लग सके, और इसके अगले चरण में जब यहाँ पर नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन की बात होगी, जब एक एक लोगों को गिना जाएगा, उस समय जो अवैध हैं, क्योंकि सरकार ने नागरिकता सबको दे दी है, अब जो अवैध हैं उनको इस देश से निकाला जा सके, और फिर तुम चिल्लाओगे कि नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन की बात हो रही है। अरे मूर्ख, ये भी 2010 से ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये कुछ कारणों से, रुकावटों के कारण से, बाद में कोरोना के कारण इसमें रुकावट आई है, जिसके कारण ये प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। और कौन सा देश दुनिया में ऐसा होगा जो अपने यहाँ अवैध घुसपैठियों को माथे पे बिठा के रखेगा? न तो हम अमेरिका हैं जहाँ पे थोक के भाव में वहाँ के डेमोक्रेट्स अवैध प्रवासियों को अपने यहाँ बसा रहे हैं, न तो हम इंग्लैंड है, न यूरोपीय का कोई और देश है। और वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण, क्योंकि उनके यहाँ जनसंख्या नहीं है, उनके यहाँ वो जनसंख्या नहीं है जो कि निम्न स्तर के मजदूरी कर सकें। हमारे पास वैसी कोई कमी नहीं है जिसके लिए हम इन अवैध प्रवासियों को अपने माथे पे ला करके बिठावे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से आपसे क्षमा मांगता हूं, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण कल का वीडियो आप ठीक से नहीं देख पाए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।